हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है रोजी रोटी कार्यक्रम के अंदर। और हमेशा की तरह आप जानते हैं हमारे साथ होते हैं हमारे मित्र, अर्थशास्त्री, विशेषज्ञ, मैनेजमेंट गुरु, स्ट्रेटजिस्ट, अब क्या क्या कहा जाए, नयन पारिक जी। नयन जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच दिनेश भाई। इस बार मुझे लग नहीं रहा था कि नयन पारिक जी को हम शायद इस प्रोग्राम के लिए बुला पाएंगे, क्योंकि उनकी कुछ अपनी प्राइवेट बाध्यताएं थी, जिसकी वजह से वो थोड़े काफी मसरूफ थे, यानी कि बिजी थे। लेकिन हमारा सौभाग्य कि उन्होंने फिर भी ये समय निकाला थोड़ा। और आज मैंने छुट्टी के दिन उनको थोड़ा सा परेशान भी किया है, रविवार के दिन जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आप तक तो मंडे को पहुंचता है, लेकिन थोड़ा मैं इनको परेशान कर रहा हूँ। खैर, बिल्कुल, इट्स अ प्लेजर दिनेश भाई। इसके ये लिए बात करना इसके मुझे लिए भी माफी माफी मांग लेता ना ना हर वीक मुझे भी हूँ। इतना ही इंतजार रहता है इस प्रोग्राम का कि कैसे बात करें आपसे। तो बिल्कुल वक्त निकालना मेरे लिए भी बहुत ही जरूरी है, इंटरेस्टिंग है और रिवॉर्डिंग है। मजा आता है ये करने में। चलिए, बहुत खुशी की बात है। और आज छोटे छोटे दो तीन विषय लेंगे। एक है हमारे जीडीपी 20.1% जो आया है पहले क्वार्टर के अंदर। दूसरा इशू है मुद्रा लॉस के अंदर बढ़ते हुए एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और तीसरा छोटा सा, एयरटेल का भारी भरकम राइट इशू आ रहा है, जिसके द्वारा वो मार्केट से काफी पैसे निकालने की जुगाड़ में है वो। और पहले आते हैं जीडीपी 20.1% के ऊपर। ये जीडीपी का जो सो कॉल्ड वी शेप रिकवरी है, ये जितना दिखाता है उससे ज्यादा छुपाता है। इसमें दो तीन अहम चीजें हैं। एक तो हम 2019-20 के लेवल तक वापस नहीं आ पाए। तब करीब करीब 35 लाख करोड़ का हमारा जीडीपी था। पिछले साल जो कि 2021 कोरोना काल था, कम होकर 26 लाख करोड़ के आसपास में। पॉइंट डेसिमल की बात नहीं कर रहा हूँ, ना एक ना मोटा मोटा बोल रहा हूँ। ब्रॉड। और अब वो बढ़कर 32 लाख आया, लेकिन अभी वो 2019-20 के 35 लाख करोड़ से 10% अभी भी कम है। तो रिकवरी जो है, मुझे लगता है कि अब फाइनेंशियल ईयर 2022 से पोस्टपोन होकर 2023 तक जा सकती है। ये इसका थोड़ा सा मोटा मोटा है। प्लस एक और खबर जो काफी पेपर्स में, बिजनेस स्टैंडर्ड में भी है, इंडियन एक्सप्रेस में, कि हमारा प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर जो है वो 18-19 के बराबर भी नहीं आ पाया है। ये बहुत बड़ी एक वरी की बात है कि प्राइवेट कंजप्शन का मतलब ये होता है कि जो आप और मैं, जो हम लोग खर्चा करते हैं, अगर हम 2018-19 के खर्चे के लेवल पर भी नहीं आ पा रहे हैं या उसके आसपास हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक स्थिति है। क्योंकि भारत की कुल जीडीपी का लगभग देखा जाए तो 60% हमारा, यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं, डेली प्राइवेट कंजप्शन कहते हैं, वो होता है। जी, आपकी पहली टिप्पणी नयन भाई। एक तो ये जैसे आपने सही फरमाया कि पिछले साल जो हमारा डिप हुआ था, जो कम हुआ था, वो 25% के करीब कम था। मैं भी जी डेसिमल पॉइंट वगैरह में नहीं पढ़ता हूँ। जी तो जैसे समझो अगले साल 100 रुपया था तो अपना हो गया 75 रुपया। जी। अब जाके इस क्वार्टर में रिकवरी आई है करीब 20%। तो 75 का 20% बढ़ा तो 15% बढ़ गया, तो 90 हो गया। तो पहले जो साल 100 था वो कम होके 75 हुआ था, वो 90 तक ही पहुंच पाया है। तो हम 100 का भी लेवल नहीं क्रॉस कर पाए। हमारा बिल्कुल 10% डेफिसिट है। जो बिल्कुल। आपने आंकड़ों से बिल्कुल समझाया कि 35 लाख करोड़ में अभी भी 3 लाख करोड़ कम है। तो समझने की बात यह है कि जो हम रिकवरी की बात कर रहे हैं, वो जो हमारा सबसे निम्न पॉइंट था, वहां से रिकवरी की बात कर रहे हैं। पर वो निम्न पॉइंट आया, उसके पहले जो हमारा एक नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री था, उस तक भी अभी हम नहीं पहुंच पाए। और ये हमारे सबके लिए समझने की आवश्यकता है कि हम लोग जो काम करते हैं, रोजी रोटी के हमारे जो देखने वाले हैं, जो अपना बिजनेस करते हैं, उनको भी ये देखना है कि उनका जो बिजनेस है, वो जो लास्ट ईयर डिप हुआ था, वो इस साल होके कितना रिकवर हुआ है, और उनका जो ओरिजिनल बिजनेस था, उनकी जो ओरिजिनल आय थी, उसके आसपास कहीं पहुंचा है कि नहीं। यदि वो 10-1% कम है जैसे समझिए, तो उनको देखना है कि वो नेशनल एवरेज से चल रहे हैं। जी 100 रुपया कमा रहे थे, 75 कमाए, 90 कमाए, तो वो नेशनल एवरेज से चल रहे हैं। उसके ऊपर यदि चल रहे हैं तो एक बिलो, उसके नीचे चल रहे हैं तो बिलो नेशनल एवरेज है, उसके ऊपर कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा उनके लिए मापदंड। और आपने ये भी कहा कि जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो भी हमारा कम हुआ है। और मैं इसको
इस तरह समझाना 2018-19 के आसपास। हाँ, 18-19 के भी कम हुआ है, बिल्कुल ये आसपास के ही रहा है। तो क्योंकि देखिए जो हमारा जो 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 ड्रॉप आया और कमी आई है, वो जैसे आपने कहा वो फाइनली क्या है, जीडीपी इज सम टोटल ऑफ ऑल अवर एक्टिविटीज। तो आप, मैं, सरकार, बाकी के सब मिला के जो हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं उसका टोटल है जीडीपी, जो आपने 35 लाख करोड़ का बताया। तो यदि वो कम हुआ है तो सिर्फ सरकार का कम हुआ है नहीं है, हमारा इंडिविजुअल का भी कम हुआ है। और आपने जैसे कहा कि 18-19 के लेवल के भी आसपास हम है या नहीं, या उसके लिए भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये एक जो एक आपदा है, ये जो पेंडेमिक का मार है, वो हम सबको समझने की बात है। तो हम लोग कुछ भी कहें कि रिकवरी हुई है तो लोएस्ट पॉइंट से हुई है, पर एवरेज जो हमारी लाइफ चल रही है थी पेंडेमिक के पहले, उसके आसपास पहुंचने में भी आज भी हमारा स्ट्रगल है। और स्ट्रगल शायद जैसे आपने कहा 1 साल और रहेगा। तो हमारा जो रियल ग्रोथ है वो कहीं हम लोगों को करते करते 22-23 के पहले नजर नहीं आ रहा है। उसमें भी हम कैसे करेंगे वो बहुत ही चीजों पे निर्भर कर रहा है, पर 1 आध साल और हम अपने ओरिजिनल लेवल पे पहुंचने में लगाएंगे, ऐसे लग रहा है। एक खास पॉइंट निकल कर आया कल एक चैनल के ऊपर, जी, 2 बड़े विद्वान व्यक्ति थे। हाँ, ए के भट्टाचार्य साहब, जो बिजनेस स्टैंडर्ड के आपको मालूम है कि चीफ हैं, और दूसरे इकोनॉमिस्ट बुजुर्ग हमारे अरुण कुमार जी। बिल्कुल। बोलता है आपने अगर जीडीपी रिपोर्ट को पढ़ा हो तो उसके अंदर एक किस्म का डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर ये है कि 20-21 के अंदर जो कृषि की ग्रोथ 3% आंकी गई थी, तो उसके ऊपर रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि हमारे पास कोविड के कारण ऑथेंटिक आंकड़े नहीं हैं, हम एक अनुमान लगाकर चल रहे हैं कि पिछली बार ये 3% था, और सेम वर्ड इस बार भी 4.5% के ऊपर, 4.5% एग्रीकल्चर ग्रोथ के ऊपर सेम डिस्क्लेमर आया कि हमारे पास अभी तक जो ऑथेंटिक फिगर्स होने चाहिए थे नहीं है, लेकिन हम अनुमान लगा के चल रहे हैं 4.5% पे। सर, ये आपको लगता है कि इतनी सारी फसलें बर्बाद हुई, पिछले कोविड के कारण फ्रूट नहीं बिके, खेतों में बर्बाद हुए, सब्जियां खेतों में बर्बाद हुई और फसलें खेतों में बर्बाद हुई, एक्सपोर्ट उतना नहीं हम कर पाए, तो फिर ये 3% की ग्रोथ कहां से आई, ये डिस्क्लेमर कहां से आता है, और उस पर उसको 4.5% कैसे बढ़ा दिया गया? ये उनका पॉइंट वैलिड था, जिसको भट्टाचार्य साहब ने वैलिडेट किया, मतलब वैलिडेट थोड़ा किया लेकिन उसको कॉन्फ्रंट नहीं किया उसको। बोलता है हाँ ये डेटा अनसर्टेन है कृषि के ऊपर जो आए। तो ये बड़ी संशय वाली परिस्थिति है, जिसको हमारा बैकबोन बताया जा रहा था, पिछली बार रूरल इकोनॉमी को बचा लिया, तो कहीं ना कहीं ठीक है, अनाज तो पैदा हो रहे हैं, गेहूं चावल तो अच्छे ढंग से पैदा हो रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि पिछले सीजन में सब्जियां फ्रूट बहुत बर्बाद हुई हैं, पहुंच नहीं पाई हैं लॉकडाउन की वजह से, और दूध पे भी बहुत काफी, दूध अंडा इस टाइप की चीजें जो है काफी बर्बादी हुई उसमें। तो कह रहे थे 3% हुई कैसे, फिर वो उसमें कहता है डिस्क्लेमर है जिस लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो जीडीपी रिपोर्ट को देखना नहीं चाहते। तो ये मैं दर्शकों मित्रों को बताना चाहता था। अब आते हैं मुद्रा लोन्स के ऊपर। मुद्रा लोन बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, खासतौर से सरकारी बैंकों को लिए, जो कि बेरोजगार हैं या जो छोटे मोटे धंधा करते हैं उनको देते हैं। जो छोटे लोन 10,000 से स्टार्ट करके 50,000, 5 लाख, अलग अलग नाम है उनके, शिशु मुद्रा लोन, तरुण मुद्रा लोन, इस किस्म के हैं। और अब एसबीआई की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, जो अभी दिनेश खेरा साहब उनके चीफ हैं, वो ये बताते हैं कि उनका कुछ पोर्टफोलियो जो टोटल 26,000 करोड़ का है, और उनके एनपीएस जो हैं मुद्रा लोन में 20% है। हम ये भी मान के चल सकते हैं कि ये 20% जो सो कॉल्ड मुद्रा लोन के एनपीएस, ये बाकी बैंकों के भी करीब करीब उतने ही होंगे। अगर एसबीआई के इतने हैं तो हम ये तो नहीं कह सकते कि पंजाब नेशनल बैंक के बिल्कुल 7-8 होंगे या बाकी के यूनियन बैंक वगैरह के 6-7 ही होंगे। हम ये सोच के चलते हैं कि एसबीआई एक बेंचमार्क है, तो करीब करीब ये क्लियर पिक्चर दिखाता है। अब इसमें आता है कि क्रेडिट गारंटी जो सरकार ने इनमें दी हुई है कि हाँ हम गारंटर हैं, और जो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट है सर, वो ये कहता है कि हम आपको एनपीएस अगर 25% से एक्सीड कर जाते हैं तब हम आपको कॉम्पनसेट करेंगे, अदरवाइज कॉम्पनसेट नहीं करेंगे।
तो इसका मतलब ये 20% के एनपीएस तो बहुत बड़े एनपीएस हो गए सर। और सरकार इसका मतलब चूंकि 25% की थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे है तो कॉम्पनसेट नहीं करेगी। ये तो बड़ी एक ग्रीवियस सिचुएशन है सर। मैं समझ रहा हूँ कि जो ये स्कीम करने में हमारी एक जो थोड़ी सी ओवरलुक हम लोगों ने किया वो ये कि जो सरकार की यदि मंशा ये थी कि 75% हम बेयर करेंगे और 25% बैंक बेयर करेगी, यदि ये मंशा थी तो पहले रुपए जो बेड लोन हुआ है उससे सरकार का 75 होना चाहिए और बैंक का 25% होना चाहिए। पर ये कहना कि पहला 25% जो भी हो वो आप बेयर करो और बाकी का उसके बाद हो तो ही मैं बेयर करूं, तो हम लोग क्या बैंक्स को इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं कि 25 से भी ज्यादा आप एनपीए करें, ये क्योंकि क्या ये नया, करेंगे ये तभी क्या नया, सरकार से कुछ मिलेगा। ये क्या सरकार का नया इंटरप्रिटेशन आ रहा है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें पैरी पैसू पहले रुपए की जो बेड लोन है और अभी भी वक्त है, सरकार अभी भी इसमें एक अपना अमेंडमेंट कर सकती है कि ये सिचुएशन है। देखिए शायद उनका 20% एक्सपेक्टेड था, एनपीए कम था ज्यादा था हमें नहीं पता, सरकार का एक इंटरनल वर्किंग है। पर आज की तारीख में आपने जैसे कहा एक बात उभर के आई है कि 20% के आसपास इसका एनपीए लग रहा है, तो इसका मतलब कि सरकार की जो गारंटी है वो धरे के धरे रह जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, वो सिर्फ पेपर पे बात रह जाएगी। अब यदि सरकार की मंशा ये नहीं है कि एक पेपर प्लान ही करे या एक पेपर पे स्कीम करे और एक्चुअली वो चाहते हैं कि लोगों तक ये इनका बेनिफिट पहुंचे और बैंक्स आगे जाके ऐसे लोन दे। ये देखिए बैंक्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए करा था कि भाई आप नॉर्मल टाइम पे जो बहुत ही तहकीकात बरत के लोगों को लोन नहीं देते हैं, और आपने जैसे कहा ये कौन लोगों को लोन मिली है, ये छोटे छोटे लोगों को लोन मिली है जो कहीं मेरे ख्याल से 10 लाख रुपए से ज्यादा तो कोई लोन इसमें है ही नहीं। नहीं सर, कोई 10,000, 50,000 10,000, लाख 25,000, 50,000 ऐसे हैं। ऐसे कोई है जो कि अपने हम्म। हॉकर्स हैं, जो अपना ठेला चलाते हैं, अपना पान की दुकान चलाते हैं, बाकी के छोटे छोटे बिजनेसेस करते हैं जिसका मेरे ख्याल से सालाना टर्नओवर कहीं 50 लाख से ऊपर नहीं हो सकता, जिनके कोई रिक्वायरमेंट ऐसे 1 लाख 2 लाख के आसपास हो सकती है। उन लोगों की मंशा ना पे करने की नहीं हो सकती, पर सिचुएशन ये आई कि रेवेन्यू कम हुई, धंधा कम हुआ, वो दे नहीं पाए, तो उसके कारण जो सरकार का एक प्लान था कि भाई बैंक्स आगे जाके लोन दे, इन लोगों को जो नॉर्मल वक्त में बैंक की लोन नहीं मिलती है उनको लोन मिले, और यदि इसमें कोई तकलीफ आई और कोई पैसे नहीं आए तो सरकार उसका 75% बेयर करेगी। यदि ये बात है तो उनको पहले 1% एनपीए पहले रुपए से, ये 26,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है, जैसे समझ लीजिए उसमें 5,000 करोड़ जाता है, तो उसमें से 5,000 करोड़ में से 75% सरकार को बेयर करना चाहिए और बाकी का 25% जो है वो बैंक को बेयर करना चाहिए। पर ये कहना कि पहला 25% आप बेयर करो वो ठीक नहीं है, और यदि ये करते हैं तो आगे क्या होगा, आगे मुद्रा लोन में बैंक्स बहुत ही ज्यादा कॉशियस बन जाएगी और हमारे जो हॉकर्स वाले हैं, रोजी रोटी देखने वाले लोग हैं, जिनको रियली 1-2 लाख 5 लाख से बहुत फर्क पड़ेगा उनकी जिंदगी में, उनको बैंक्स आगे जाके लोन नहीं देगी, क्योंकि बैंक को अपनी खुद की बैलेंस शीट पे यदि ये 25% तक बेयर करना है तो वो कितना दे पाएगी। और इससे भी एक ज्यादा मैं आपको बताऊं कि एसबीआई का ही जो एमएसएमई पोर्टफोलियो है, जो मैं समझ रहा हूं कि मुद्रा लोन से एक स्टेप ऊपर है, वो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लोन दिए गए, वो कहीं 3 लाख 2.5 लाख 3 लाख करोड़ के ऊपर है, उसमें भी 10% एनपीए अभी चल रहा है। तो इसका भी कहीं आप समझिए कि 25,000 करोड़ रुपया सिर्फ एनपी है, इसमें 25,000 में 20% 5,000 करोड़ एनपी है, उसमें 25,000 करोड़ के आसपास उसका एनपी है। तो अभी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में भी यदि बैंक्स को लोन देने हैं आगे, तो ये वक्त ऐसा है कि सबके लिए आपदा का वक्त है, सबके लिए मुश्किल का वक्त है, तो सरकार को भी इनका हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा। और सरकार को यदि 75% एक्चुअली बेयर करने की बात है तो वो स्पिरिट में, सिर्फ लेटर में न रहे, स्पिरिट में भी रहे, और पहले रुपए से जो भी लॉस है, देखिए आप पार्टनर है हमारे प्रॉफिट और लॉस में, और मैं कहता हूं कि दिनेश भाई पहला जो 25% नुकसान है वो आप ही बेयर करे, फिर मैं 75% नुकसान बेयर करूंगा, तो हम कहाँ के पार्टनर हुए। पार्टनर तब हुए जबकि 10 रुपया भी हुआ, पहला भी रुपया जो भी नुकसान हुआ उसमें मेरा 75% नुकसान, दिनेश भाई का 25%, तो हम रियल पार्टनर हुए। तो मैं फिर दिनेश भाई को बोल सकता हूँ कि आप जाइए आगे, लोन दीजिए, क्यों तकलीफ में आते हैं,
कुछ भी तकलीफ आई तो मैं 75% बेयर करता हूँ, आप 25 करते हैं, मेरी 75% की गारंटी है, और आप जाके इन लोगों को मदद करिए। ये स्पिरिट जो है वो मैं समझ रहा हूँ, उसमें सरकार यदि कुछ करेगी, यदि वो रोजी रोटी का प्रोग्राम देखती है, तो मेरी उनसे अपील होगी कि इसमें भी अमेंडमेंट लाके जो बैंक्स को आप 75% देने वाले हैं, वो पहले 1 रुपए के एनपीए से शुरू करिए। ये वक्त ऐसा है, ये प्रॉमिस ऐसा था, ये मेरे ख्याल से स्पिरिट में भी यही बात है कि 25 और 75% पहले रुपए के एनपीए से शेयरिंग हो। बिल्कुल आपने सही कहा। तो सरकारों में अक्सर ऐसा होता है कि जो लिख कर बताया जाता है वो होता नहीं, और बहुत कुछ पर्दे के पीछे छुपा रहता है एक्चुअली दरअसल। तो गवर्नमेंट ऑलवेज हाइड्स मोर देन इट रिवील्स टू द पीपल एक्चुअली। ये आप उनकी तो सरकार के पार्ट रहे हैं, ये उनकी इस पुरानी आदत है, ऑफिस में रहे, क्योंकि उनके तो जो इसलिए बारीक नीचे नीचे टर्म्स एंड जो कंडीशंस होते हैं जी वो जी इंसान के हाथ में हथकड़ियां और पैरों में गड़ियां डाल देते हैं, और फिर कहते हैं अब तुम्हें 200 मीटर रेस में भाग लेना है। तो ऐसे हालात होते हैं। ये तीसरा छोटा सा एक टेल पीस है। एयरटेल एक बड़ा राइट इशू लेके आ रहा है सर। जी अब होता क्या है ना कि मार्केट के अंदर पैसा तो है, लेकिन अब इतना बड़ा राइट इशू आएगा, और बाकी सपोज करो कि कुछ और आईपीओ में है, वो भी उन्हें मालूम है कि मार्केट में लिक्विडिटी है, तो जितना पैसा समेटना है समेट लो। और अल्टीमेटली इस सब का खामियाजा सरकार को तब भुगतना पड़ता है जब उसके अपने एसेट नहीं बिकते हैं और इतने हाई वैल्यू पे आके। सर एयरटेल अभी अपनी जान बचा रहा है और कहता है कि अब, हालांकि ठीक है शेयर होल्डर थोड़े नाराज भी हैं, पर कहीं ना कहीं राइट इशू लेके आ रहे हैं, बड़ा राइट इशू है, और बोलते हैं 5G की पेमेंट्स हैं, बाकी पेमेंट्स हैं, एजीआर की पेमेंट्स हैं। तो इस राइट इशू को किस रूप में आप देख रहे हैं? 21,000 करोड़ का राइट इशू है, और जो अभी के शेयर होल्डर है उनके, उसमें हर 14 शेयर के ऊपर आपको 1 शेयर लेने का ये ऑफर दिया गया है। और मैं समझ रहा हूँ कि पिछले 3 साल में एयरटेल ने कहीं अबाउट 40 से 45,000 करोड़ रुपया रेस किया है मार्केट से। अब इस टाइम पे ये जो पैसा रेस कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से उनके लिए भी एक लाइफलाइन के समान है, क्योंकि आज हमारे यहाँ 3 मेन टेलीकॉम कंपनी है, उसमें से 2 की हालत बहुत खस्ता है। एक ही यदि आप रिलायंस की टेलीकॉम को देख लें, उसको निकाल दें, तो दोनों वाई मतलब वोडाफोन और आइडिया और एयरटेल, वो दोनों की हालत आज की तारीख में खराब है। ये 21,000 करोड़ उनको पार्टली, अब और ये देखिए राइट इशू में नॉर्मली बताते हैं कि किस पर्पस के लिए ये पैसा लिया जा रहा है। इस राइट इशू में अभी उन्होंने बोर्ड में कोई भी बताया नहीं है कि इस फंड्स का यूज क्या होगा। तो मेरे ख्याल से हो सकता है उनको जो एजीआर का पेमेंट करना है, एडजस्टेड रेवेन्यू का, उसका पेमेंट हो। मे भी हो सकता है कि उनको अपना एक कॉम्पिटिटिव जो 5G का अपना नेटवर्क बिठाना है, उसके लिए पैसा हो। पर हम लोगों को ये समझ लेने की बात है कि हमारी जो 2/3 टेलीकॉम इंडस्ट्री है, 3 में से 2 जो प्लेयर्स है, वो आज की तारीख में फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है। वी ने तो बोल दिया है कि आज की तारीख से, बिरला जी ने बोल दिया है कि आप हमारे एसेट्स ले लीजिए, हमसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, अगले महीने के हम स्टैट्यूटरी पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे। अब एयरटेल ने अभी ये बोला नहीं है, पर उनका ये लास्ट अटेम्प्ट है कि कोई तरीके से लिक्विडिटी मार्केट में है, तो उसका एक एडवांटेज लेके कोई महीना, 2 महीना, 3 महीना वो पीरियड बाय कर सकते हैं। पर उसके बाद हम लोगों को एक होलिस्टिक व्यू लेने की जरूरत है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री हमारी कहाँ जा रही है। और यदि ये जो हालत पे 2 कंपनीज 3 में से है, वो सस्टेन कर नहीं पाएगी, तो क्या सिचुएशन होगी। क्या हम सिर्फ एक मोनोपोली सिचुएशन की टेलीकॉम कंपनी से पूरे देश को चलाना चाहेंगे, या एक बेसिक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करेंगे। जी की एक जो स्ट्रेटेजी है, वो एकदम सस्ते दाम पे मार्केट एंटर करने की थी, उन्होंने कर लिया। मार्केट डिसरप्ट करने की थी, उन्होंने कर लिया। 2 लोग जो चल रहे थे टेलीकॉम कंपनी में, उनको जो तकलीफ होनी थी उसके कारण हो गई। और अब वो कोई प्रेडेटरी प्राइसिंग पे ना चले जाए, क्योंकि यदि एक ही प्लेयर हो आप इंडिया में, ज्यादा प्रोमिनेंट एक प्लेयर हो, दूसरे ना के बराबर है, तो टेम्पटेशन हर एक प्राइवेट यूनिट के लिए प्रॉफिटियरिंग का रहता है। ये सब चीजों को हम लोग कैसे संभालेंगे, वो, और कैसे हम एक देश में क्या टेलीकॉम सेक्टर को चलाना चाहते हैं, ये सब बहुत ही सीरियस व्यू लेके
उसमें जो भी हमारे प्रोएक्टिव स्टेप लेने का मेरे ख्याल से वक्त आ गया है। बिल्कुल आपने सही कहा, और खास तौर से हमारे जितने भी जितना कंज्यूमर बेस है, अब वो ये समझ के चले कि वो सस्ते दिन खत्म हो गए हैं। आज के बाद उन्हें टैरिफ सिर्फ बढ़ते हुए नजर आएंगे, नॉर्थवर्ड जिसे कहते हैं, उन्हें कम होते कहीं नजर नहीं आएंगे। तो आपके ये समझ लीजिए कि टेलीकॉम सेक्टर में जो आपके अच्छे दिन थे, कम टैरिफ वाले, और जितने मर्जी जीबी यूज करो, वो अब खत्म होते नजर आ रहे हैं। अब ज्यादा बड़ी कॉस्ट के लिए आप तैयार रहिए, और ये कॉस्ट जब एक या दो व्यक्ति बच जाएंगे, फिर ये बढ़ती जाएंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि आप बढ़ी हुई कॉस्ट के बाद भी छोड़कर नहीं जा सकते। जैसे कि वो एलपीजी के अंदर 400 रुपए का सिलेंडर था तब भी यूज करते थे, अब 900 है तब भी यूज करते हैं, क्योंकि आप छोड़ नहीं सकते उसको। जब आप छोड़ नहीं सकते तो ये फिर उन कंपनियों के लिए एक बेहतर टाइम होता है, जितना मर्जी पैसा आपसे निकाल लें। खैर, अब सरकार ने तो सोने की मुर्गी समझ के इसमें से बहुत टैक्स कमा लिया पिछले 10-20 सालों में, और शायद जितना मिसमैनेजमेंट टेलीकॉम में सरकार ने किया है, कहा जाए कि अपने पैरों पर लगातार कुल्हाड़ियां मारी हैं। क्योंकि एजीआर का रूल भी एक ऐसा रूल था बेसिकली, जिसका ना सिर था ना पैर था, और किसने बनाया होगा खुदा जानता है। लेकिन ये एक ऐसे कुछ कानून बन जाते हैं जो सिर्फ आपको, आपकी इंडस्ट्री को सिवाय बर्बाद करने के और कुछ नहीं करते हैं। और इतिहास एजीआर को भी इसी नाम से, या बहुत हाई स्पेक्ट्रम प्राइसेस के लिए भी आपको याद रखेगा कि आपने हवा को 2-2, 3-3 लाख करोड़ में, 5-5 लाख करोड़ में बेचने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली उसका रिजल्ट फिर वही हो रहा है इस टाइम, जो आपके और हमारे सामने है। इन्हीं शब्दों के साथ हम लेंगे आपसे विदा, और इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे सोमवार को रोजी रोटी के अंदर। शुक्रिया अदा करेंगे अपने मेहमान, श्री राधर मित्र कहा जाए, श्री नयन पारिक जी का। धन्यवाद थैंक आपका, यू सो मच। शुक्रिया थैंक यू आपका, सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद।